चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इस इतिहास की कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी की शुरुआत कर लेंगे। चैप्टर 1 से एक एक चीज बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो एकदम जोरों शोरों से चल रही। उसको और गति देने के लिए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं और ये जो है वो इसका जो सफर है वो आपका लगातार चलते रहेगा। 12th हिस्ट्री के अंदर में 12 चैप्टर आपके हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। प्रत्येक 3 बुक्स में आपके प्रत्येक बुक में 4-4 चैप्टर हैं। तो हम लोग एक एक चैप्टर के ऊपर में बारीकी से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसका पहले ओवरऑल आपको हम बताते चले। तो देखिए, एक तो एनसीईआरटी के अगर आप चाहते हो कि 12th के कक्षा में अधिक नंबर लाना है या फिर आप आगे बीपीएससी या यूपीएससी को आधार बनाते हुए आप 6 से 12th तक की एनसीईआरटी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको चीजें केवल एनसीईआरटी ही केवल नहीं पढ़ना है, इसमें आपको एनसीईआरटी ध्यान रखेंगे जो कि आपको सोच को बढ़ाएगा, एक थिंकिंग पावर जनरेट करेगा। आपको अलग अलग एक ही चीजों को सोचने के लिए अलग अलग आयाम से आप उस चीज को सोचे तो ये आपको बुक देगा। ठीक है, तो एक तो थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक समझ बनाने के लिए। और दूसरी बात, एनसीईआरटी में जितनी बातें दी जाती है तो केवल वहीं से क्वेश्चन नहीं आते, इससे एक्स्ट्रा जो है वो आपके फैक्ट्स आते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जो है वो फैक्ट्स को भी देखने वाले हैं। अगर इस तरह से अगर ये दोनों चीजों को आधार बनाते हुए अगर आपकी तैयारी है तो क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो हिस्ट्री में 95 से प्लस नंबर लाने से उनको कोई नहीं रोक सकता है, उतना तो आपका आएगा ही आएगा। और आपके आगे की जो अगर लक्ष्य है, गोल है भाई कि हमें यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, या किसी भी राज्य के पीसीएस करना है, झारखंड पीसीएस करना है या यूपी पीसीएस करना है, अधिकारी बनने का अगर एग्जाम का आप देख रहे हैं भाई, एक सपना कि हमें अधिकारी वाला एग्जाम क्रैक करना है, तो ये चीजें आपका बेहद जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको प्लीज आप लोग जो है वो 12th के स्तर के ना देखें, बस ये देखिए कि भाई हमें तैयारी करना है और हम नौकरी का ही पढ़ाई कर रहे हैं और जोश और उमंग के साथ पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझेंगे। पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मणके तथा अस्थियां। बाकी चैप्टर के अंदर में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे कि भाई अस्थियां आखिर है क्या, ये कहां पाए जाते हैं और इससे इतिहासकार क्या अनुमान लगाए हैं। ठीक है, मनके के बारे में पढ़ेंगे कि मनके क्यों बनाए जाते थे, कहां पाए जाते थे और मनके के आधार पे आज का जो इतिहासकार है वो क्या अनुमान लगा पाते हैं। चूंकि हड़प्पा की लिपि तो पढ़ी नहीं गई है तो एक अनुमान ही लगाया गया। ठीक है, और या फिर दूसरे सिविलाइजेशन से हमारे बारे में कुछ जानकारियां मिली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ईंटे के बारे में, मनके के बारे में, अस्थियां के बारे में विशेष तौर पर इस चैप्टर में पढ़ना है और इसीलिए ओवरऑल वर्डिंग निकाल करके कीवर्ड रख दिया गया इस चैप्टर का, ईंटे, मनके तथा अस्थियां। ऐसे आमतौर पे इसे शुरुआत में हड़प्पा की खुदाई के कारण इसे हड़प्पा की सभ्यता भी नाम दिया गया। बाद में सिंधु नदी के किनारे उसके एरियाज में बहुत सारे जो है वो खुदाई हुए और तमाम जगह स्थल जो है वो प्राप्त हुए। आगे चल करके इसका नाम बदल करके सिंधु घाटी की सभ्यता भी रखी गई। तो आप इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहें, या फिर आप इसे हड़प्पा की सभ्यता मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन कहें। ठीक है, आप किसी भी नाम से बुला सकते हो, एक ही बात है। चलिए ध्यान से समझेंगे। जैसे ही आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के लिए इसे निकालेंगे तो सबसे पहले आपको मुहरे के बारे में जानकारी लेना है। जितनी बातें बुक्स में दी गई है उससे ज्यादा बात अभी मुहरे के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें खाली 12th के हिस्ट्री के मुहरे के बारे में है, आपको 11th के हिस्ट्री का जो मुहर है उसके बारे में भी लिंक करके पढ़ाएंगे। इससे ज्यादा विशेष जानकारी आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और बात रह गई नोट्स की कि भाई मुहरे के बारे में डेफिनेशन कैसे तैयार करें, वहां से क्वेश्चन भी आते हैं, विशाल स्नानागार है, तमाम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी चिंता मत करें, आप हमारे नंबर से जुड़ करके आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। भाई लिखिए मेरा नंबर 8825 और 37 और 376551। क्लास 12th के बच्चों के लिए 12th का ही आपको नोट्स दिया जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी की सारी बातें एकदम आपको भाई 400 प्लस लेकर ले आना है, 450 प्लस नंबर लेके आना है। हिस्ट्री में भी आपको स्कोर करना है 95 प्लस, ध्यान से सुनेंगे। तो इसके लिए आपको एकदम एडवांस तरीके से काम करना है। भाई देखो, थोड़ा सा सींचोगे तो मेहनत लगेगा, लेकिन अगर आप जिस हिसाब से हम आपको सींचना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर वे में क्लास देखते हैं, जो हम आपको नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, उससे आप कॉपी में लिख करके और उसको आधार बनाते, उससे बार बार बीच बीच में रिवीजन करते हैं, बेहद आपको एकदम पक्का कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आपको उससे ज्यादा नंबर कोई दिला ही नहीं सकता। चलिए चीजों को पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे एहसास होगा। चलिए, इन सबसे पहले मुहरे के बारे में जानकारी लेने से पहले हड़प्पा के कुछ खास नगर को, कुछ खास स्थल को हम पहले आपको ध्यान रखवा दें कि भाई हड़प्पा कहां कहां फैली हुई है।
तो ये एनसीईआरटी के आगे जो है वो दे रखा है, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन अभी सबसे पहले इसी पर हम लोग काम कर दे, कुछ देर में ये आपको बढ़िया से दिखने लगेगा भाई। तो थोड़ा थोड़ा क्लीन हो जाएगा, आपको जल्दी जल्दी क्लीन हो जाए भाई, मेरे वेट कर रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे और तमाम जगह एप्लीकेशन, कहीं भी क्लास चले है ना, तो लोग के पास में थोड़ा सा ये लगता है कि जल्दी हो जाए, तो थोड़ा सा यहाँ टाइम लगेगा और नेट का थोड़ा इशू के कारण। हाँ, अब देखिए आपको क्लियर स्पष्ट वे में जो है वो ये चीजें आपको दिखने लगा होगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर में। अब क्या बात करना है भाई, तो सबसे पहले हम आपको स्थल दिखाते हैं। तो ये इंडिया का ऊपर वाला जो सेक्शन है ना वो काट लिया गया है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनेंगे, यहां से सिंधु एक बड़ी नदी जो है वो आपका इधर से निकलती है भाई। इधर से कहां निकलती है, तो 11th क्लास में बुक में पढ़ना था कि जो आपका कैलाश का जो श्रेणी है, कैलाश रेंज है ना, तो कैलाश रेंज में ही वहां पे जो है वो एक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का ही पानी, ग्लेशियर का नाम भी पढ़े होंगे आप लोग, बोखरचू ग्लेशियर है, और बोखरचू का पानी ही चू जाता है ना। तो इस ग्लेशियर का पानी, पोखरचू का पानी चू चू कर करके और नीचे वो गड्ढा में जमा हो जाता है। ये बहुत बड़ा विशाल गड्ढा है, और कुछ बारिश का पानी, कुछ बर्फ से पिघलने वाला पानी, इसे कहते हैं मानसरोवर झील। क्या कहते हैं? मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील किसे कहते हैं भाई? लेक, अंग्रेजी में उसी को कहते हैं भाई। जल से भरे विशाल गड्ढे को झील कहते हैं, सिंपल बात। अगर कोई कहे कि झील कहते किसे है, तो जल से भरे विशाल जो गड्ढा होता है उसे ही झील कहते हैं। तो यहाँ पे ढाल वाला इलाका है, गड्ढा इलाका है, और इधर में है ये कैलाश का ऐसे श्रेणी है, और इसी कैलाश में एक जो है वो ग्लेशियर है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या भाई, इसे ग्लेशियर को कहते हैं तो बोखरचू, और इसका पानी चू करके नीचे आता है। चू जाना मतलब नीचे आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ढाल मिलता है, और यही ढाल इस तरह से जो है वो इंडिया के अंदर में ऐसे कर करके, और फिर यहाँ से देखेंगे कि इस तरह से ये जो नदियां हैं भाई ऐसे ऐसे ये पाकिस्तान में चली जाती। अब यहाँ पे अगर आपको पाकिस्तान बढ़िया से विजुअल नहीं हो रहा है, तो चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा भी है, ठीक है। तो यहां से हम आपको अलग कर दे, ताकि आपको एक समझ में आने लगे कि कौन सा जो सेक्शन है वो भारत का पश्चिमी भाग है और कौन पाकिस्तान का ये भाग है, ठीक है। तो ये रह गया जनाब, और यही बात कर ले तो ये पाकिस्तान का हो गया। इधर पाकिस्तान की सीमा इधर अफगानिस्तान से टच करती है, तो ये वर्तमान समय का जो है ये हम यहाँ पे कर दिए, है ना। तो ये कैसे हटेगा, तो एक मिनट, अब इसे कहेंगे तो हट ही जाएगा, कैसे हो पाएगा भाई। चलिए मान करके चलिए, अभी इस सेक्शन को दिखाएंगे, तो ये मान करके चलिए कि ये आपका पाकिस्तान, ठीक है। अब इस पाकिस्तान को भी हम अलग कलर से दिखाएं, ताकि आपको समझाने में जो है वो थोड़ी सी सुविधा हो जाएगा। देखिए टाइम लगेगा, लेकिन तैयारी आपकी जबरदस्त होने वाली है ना। इससे बढ़िया समझ आपकी कहीं नहीं होने वाली है। तो ये ध्यान रखिए, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये बेल्ट जो है वो पाकिस्तान का बेल्ट है। ध्यान रखेंगे बात को, ये पाकिस्तान हो गया। ये जितना भी देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया भाई, तो पाकिस्तान का सेक्शन। अब पाकिस्तान के सेक्शन में आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो है वो 3 बातें यहाँ पे कह रही है, ये कि पाकिस्तान के क्षेत्र को आप 3 नामों से जानेंगे। कौन कौन से नाम से जानना है भाई, तो ये आपको पहले आपको ध्यान रखा दे, ये पाकिस्तान का एरिया है, और यहाँ पे एक नदी जो है वो जा रही है। इस नदी को देखेंगे सिंधु मेन नदी। तो ये जो सिंधु नदी है ये इस तरह से जा कर करके और ये अरब सागर में, अरेबियन सी में गिर जाती है। तो ये सिंधु नदी है जो पाकिस्तान, ये पहले हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान में जाती है, और ये निकलती है कहां से, तो कैलाश रेंज के बोखरचू ग्लेशियर के नीचे जो है वो आपका मानसरोवर झील से निकलती। कुल इसकी 2900 लंबाई है, और ये हड़प्पा का जान है ना। हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, और पश्चिमी हड़प्पा जो विकसित हुआ है उसके मुख्य रूप से अगर कोई नदी उसके लिए जिम्मेवार है भाई, तो वो नदी है आपका सिंधु नदी। इसलिए सिंधु नदी का डायरेक्शन भी आपको याद रखना है। अब बता रहे हैं कि इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। आइए वो क्षेत्र जानते हैं कौन कौन सा है। तो एक तो ये वाला जो बेल्ट आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, ये दक्षिण, और एक इधर पश्चिम। ये दक्षिण और पश्चिम वाला जो बेल्ट है इसे कहते हैं बलूचिस्तान। याद रखेंगे इसे क्या ना कहते हैं भाई, तो बलूचिस्तान कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा जो सेक्शन है इसे कहते हैं सिंध का इलाका। याद रखेंगे कौन सा इलाका कहते हैं, सिंध का इलाका, ठीक है। तो ये सिंध का क्षेत्र है, और दक्षिण के पश्चिम में ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है। ये खनिजों के मामले में यही एक पाकिस्तान के पास एक हिस्सा है जो धनी है, यानी मिनरल्स के मामले में अगर बात कर लेंगे तो बलूचिस्तान में मिनरल्स का, खनिजों का भंडार है, ठीक है। एक बात पॉइंट में याद रखेंगे। आजकल अगर अपडेट आपको बता दे, थोड़ी सी यहाँ भाई खराब हो जा रहा है बार बार। अब बातें आपको आराम से सुन लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं भाई,
ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये ही आपका पाकिस्तान का अंतिम भाग है, उधर अफगानिस्तान से टच करता है। तो इधर वाला जो दक्षिण और पश्चिम का जो इलाका देख रहे हैं ये बलूचिस्तान है, और ये आज वर्तमान में ये डिमांड कर रही है, अब ये पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता है भाई, ये अपने आप को कह रहा है कि हमें पाकिस्तान से क्या कर दो, अलग कर दो। कुछ दिन पहले जो है ये ट्रेन हाईजैक भी कर लिया था पाकिस्तान के, तमाम तरह की आए दिन की घटनाएं हो रही। खैर जो भी हो, आपको याद रखना है कि इसे बलूचिस्तान कहते हैं, और बीच का जो सेक्शन है इसे कहते हैं सिंध का इलाका। क्या कहते हैं भाई? सिंध के इलाका। ये याद रखेंगे, सिंधु नदी के आसपास तमाम एरिया जो है सिंध का इलाका हो जाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान के ऊपरी वाला सेक्शन है उसे एनसीईआरटी में एक वर्डिंग दिया जाता है, याद रखेंगे, इसे कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं भाई? चोलिस्तान कहते हैं। चला ध्यान से सुनेंगे, इसे कहते हैं चोलिस्तान। अब चोलिस्तान तो आराम से आपको याद हो गया होगा, अब मजा भी आ रहा होगा आपके कि का गुरुजी लिख दिए। आप जो बात सोच रहे हैं वो नहीं है। चला यहाँ दूसर बात है, इसको जगह को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो चोलिस्तान कहते हैं। अब ये बातें ध्यान से समझेंगे। अब कहिए कि इस जगह कहला करा रहे हैं, आपसे कहा जाएगा कि हड़प्पा के क्षेत्र पाकिस्तान के किन क्षेत्रों में आता है? सिंध के क्षेत्रों में, बलूचिस्तान के क्षेत्रों में, ये चोलिस्तान के क्षेत्रों में, तो ये चोलिस्तान के क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम कोट दीजिए चाहे आपका, याद रखेंगे यहाँ पे जितने भी जगह मिलेंगे, आमरी हो जाएगा, बालाकोट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, चान्हुद्रो हो जाएगा, ये सब सिंध के क्षेत्र में आ जाएगा। और वही पूरे हड़प्पा का भी पश्चिमी भाग पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में एक जगह, इसको कहते हैं सूतकांगे डोर, और ये पड़ेगा आपका कहाँ भाई? तो बलूचिस्तान में पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस जगह से हम लोग रूबरू हो जाते हैं, है ना, और उसके बाद चीजों को पढ़ेंगे। अब देखिए क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा बात को, अब ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले कुछ जगह का नाम आपको याद ही कर लेना है। तो एक तो आपको याद रखना है कि ये सिंधु नदी जो है यही तय करता है भाई, ठीक है, मुख्य रूप से। और सिंधु के ये 5 सहायक नदियां हैं, आप देख पा रहे होंगे कि एक आपका ये झेलम है, झेलम फिर चिनाब है, और इसके बाद रावी है, और रावी के बाद सतलज है ना। और एक और नदी होगा जिसे पंजाब के सेक्टर में उसे कहते हैं ब्यास। तो झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ऐसे सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। सब जल अपना ले कर करके आती है, और सब का जल जो है ला करके पाकिस्तान के में, यहाँ सिंधु नदी में पाकिस्तान में एक जगह है जिसे कहते हैं मिठान कोट। क्या कहते हैं? मिठान कोट। ध्यान रखेंगे। तो मिठान कोट के पास में आ कर करके और सारी 5 सहायक नदी अपना जल किसमें मिला देती है? मेन जो सिंधु रिवर्स है, सिंधु नदी है, उसी में। अब ध्यान से सुनेंगे, ये हड़प्पा आपके लिए इंपॉर्टेंट, जब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता ही, तो ये याद रखेंगे कि रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अब यहाँ चीजें ध्यान से समझिएगा, बात को क्या समझना है कि सबसे पहले हम लोग एक लास्ट उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पूर्वी देख लेते हैं जगह के बारे में, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम में अगर हम बात कर लेंगे तो पश्चिम में ये जगह है जिसे कहते हैं सूतकांगे डोर। क्या कहते हैं? सूतकांगे डोर। उत्तर में बात कर लेंगे तो ये याद रखेंगे मांडा हो जाएगा, चिनाब नदी के किनारे मांडा हो जाएगा। दक्षिण में बात कर लेंगे तो दैमाबाद हो जाएगा। दक्षिण में कौन हो जाएगा जी? तो दैमाबाद हो जाएगा। नर्मदा नदी से दक्षिण में कोई जगह, ये चलिए इसमें हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे दैमाबाद जो है वो दिया हुई नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन पहले मोहरे के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। कुछ जगह आपको अभी यहीं पे याद रख देंगे, करा देंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चलिए 1 मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा सा छोटा छोटा ही हम लोग क्लास लेंगे, भले ही वो अलग अलग ढेर सारी पार्ट में चले जाएगा, लेकिन क्लास जो है वो छोटे रहेंगे, ताकि आराम से आप जो है कभी भी इसको देख करके पढ़ लेंगे, कभी भी आपको सुविधा परेशानी नहीं होगा, है ना। चलिए जैसे ध्यान सुनेंगे, हड़प्पा के सबसे ऊपर में ये आपका है मांडा। पहले बाद में नदी करेंगे, पहले जगह देखिए। तो अगर हड़प्पा के कहेगा सबसे उत्तरी भाग कौन है भाई, तो मांडा हो जाएगा। और हड़प्पा का सबसे दक्षिणी भाग अगर कहेंगे तो वो हो जाएगा आपका सूतकांगे डोर। क्या हो जाएगा? सूतकांगे डोर। और अगर हड़प्पा के सबसे दक्षिणी में महाराष्ट्र में एक जगह है, इसको कहते हैं दैमाबाद। याद रखेंगे, क्या कहते हैं भाई? तो इसे दैमाबाद कहते हैं, दैमाबाद कहते हैं। याद रहेगा आपको, क्या कहते हैं? दैमाबाद। यही से तांबे का रथ भी मिला है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है जो सबसे पूर्वी वाला भाग कहलाता है, इसे कहते हैं आलमगीरपुर। याद रखेंगे, क्या कहते हैं? आलमगीरपुर। नदी बाद में करेंगे, हिंडन नदी के किनारे है, तमाम इलाका हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए अब इस तरह से हड़प्पा की अगर हम देखेंगे तो मांडा से सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर से दैमाबाद, दैमाबाद से आलमगीरपुर, और ये आपका मांडा।
लगभग अगर कहे कोई कि हड़प्पा का जो क्षेत्रफल है वो किस आकार के है, तो आपका जवाब आएगा कि सर हड़प्पा का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजाकार है। याद रखेंगे कैसा है, त्रिभुजाकार। याद रहेगा हड़प्पा का क्षेत्रफल कैसा है भाई, तो त्रिभुजाकार। ठीक है। और हड़प्पा का सबसे अगर उत्तरी अगर भाग कहेगा तो उत्तरी भाग मांडा, दक्षिणी भाग दक्षिण और दस है आपका दैमाबाद। अगर पश्चिमी भाग कहेगा तो आपका हो जाएगा पश्चिम में सूतकांगेडोर, पश्चिम में सूतकांगेडोर। और ये आपका सूतकांगेडोर कहां पड़ता है भाई, तो ये बताए थे कि ये बलूचिस्तान में पड़ता है। याद रखेंगे ये कहां पड़ेगा, तो बलूचिस्तान में ये च है। ठीक है। और ये दैमाबाद कहां पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर की बात कर लेंगे, आलमगीरपुर कहां पाई जाती है भाई, तो ये यूपी राज्य में आलमगीरपुर पाया जाता है। और मांडा की बात कर लेंगे तो ये झेलम नदी के किनारे पहले जम्मू कश्मीर का जो सेक्शन था वहां पाया जाता है। अब वर्तमान में आप गूगल पे बढ़िया से देखेंगे कि ये जो आपका मांडा है झेलम नदी चिनाब नदी के किनारे जो आपका है, तो ये वर्तमान में लद्दाख के एरिया में चला गया है। ये जम्मू कश्मीर में, ये आपको बाद में बताने हैं। तो ये वाला जो मान के चलिए कि आपका ऊपर वाला भाग है, तो पहले जो है इस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब लद्दाख हो गया है। और इधर जम्मू कश्मीर और भारत के सबसे ऊपर में बात कर लेंगे तो शुरू लद्दाख से ही होता है, जम्मू कश्मीर तो नीचे पड़ जाता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात ध्यान से समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझना ही है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए लगभग कुल कितना क्षेत्रफल है, तो क्लास 12 के बच्चे ध्यान में रखेंगे कि 12,99,600 समथिंग वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। लेकिन ये पुरानी डेटा है, और जब 12,99,000 हो ही गया तो आप क्यों ना लगभग इसे 13 लाख कह दे। याद रखेंगे। तो अगर हम मोटा मोटी अगर कहें कि हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कुल कितना लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आपका एक आंसर आ जाएगा लगभग के साथ कि लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन ये तो पुरानी बातें हैं। वर्तमान समय में कई साइट्स की खोज हो गई है। आप जानते हो कि अगर मान के चलिए ये इंडिया है, ठीक है, और बगल में ये पाकिस्तान है, तो 900 से भी ज्यादा 950 से प्लस ऐसे जगह है जो भारत में इसकी खुदाई के दौरान मिली। और अगर 400 प्लस अगर बात कर लेंगे, 400 450 से भी प्लस जो है वो पाकिस्तान में अलग अलग जगह खुदाई में मिला है। हम लोग तो बस 10-15 जो है ऐसे मुख्य रूप से स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं और वहां पे क्या क्या चीजें पाई गई है तो हमारे लिए बहुत हो जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या रखना है भाई, हड़प्पा का ऊपरी वाला भाग और दक्षिणी वाला भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग किस राज्य में है, ये बातें। आइए अब हम लोग जो है वो मुहरे के ऊपर में चर्चा करते हैं। ठीक, अब ध्यान सुने, अभी घबराना नहीं, एक एक जगह का नाम बताएंगे, वहां पे क्या क्या चीजें पाई गई है वो बताएंगे, और ये जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं वो कितनी साल पुरानी है, तमाम बातें हम लोग आराम आराम से करेंगे। अब सबसे पहले हम आपको रूबरू करा दें कि कई टीचर्स भी आपको बताते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे कि हड़प्पा का जो सभ्यता है ना सर, ये आपका विकसित सभ्यता है जी। कैसी सभ्यता है, तो ये विकसित सभ्यता है। ध्यान से सुनेंगे। लेकिन क्या कोई भी शहर अचानक आकर करके विकसित हो जाता है? नहीं। प्रकृति को अगर आप देखें तो आप जानते हो कि प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है ना, चेंजिंग तो नेचर का नियम ही है। लेकिन ये जो चेंजिंग हो रहा है, अगर आप हजारों साल पहले का इतिहास से आप आज तक क्रम से देखेंगे तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही हुआ है। ठीक है, और धीरे धीरे ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मानव जंगली जानवर रहता था और आदि मानव जो है वो जंगली जानवर के समान रह रहा है, 4 पैर पे चलता है, पहले दोनों हाथ और 2 पैर पे चलता है, और एक के तुरा गूगल बना दिया या यूट्यूब बना दिया और फिर से जो है वो कृषि करना अभी धीरे धीरे सीख रहा है। ऐसा नहीं, मानव धीरे 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 विकास हुआ है, प्रकृति में बदलाव परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। तो अब ध्यान से सुनेंगे, आखिर कैसे कोई हड़प्पा वाला जगह पे लोग आएगा और डायरेक्ट मकान पक्की ईंटों के बना देगा, नाली बना देगा, सड़क बना देगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोग आए जिनके बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं, आप बात ध्यान से सुनेंगे, क्या कहते हैं भाई, तो इतिहासकार कहते हैं कि जो सबसे पहले यहाँ पे आए, जिसे एक नाम देते हैं इतिहासकार, उसे कहते हैं आरंभिक हड़प्पा। कौन हड़प्पा भाई, आरंभिक हड़प्पा। और आरंभिक हड़प्पा को अगर आप देखेंगे तो ये सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता आपको नहीं दिखेगी, ये आपको ग्रामीण जैसी सभ्यता दिखेगी। मकान, सड़क, ये सब पूरा विकसित अभी नहीं हुआ है। कच्चे ईंटों के मकानों में, झोपड़ियों में लोग रहेंगे। और इसका टाइम पीरियड है 3200 ईसा पूर्व से लेकर करके, और याद रखेंगे कितना भाई, तो 3200 से लेकर करके और ये 2600 ईसा पूर्व, इस समय काल को कहते हैं आरंभिक हड़प्पा। बात ध्यान रखेंगे बात को,
इसे क्या कहते हैं, तो इसे आरंभिक हड़प्पा के नाम से जानते हैं। मतलब हड़प्पा वासी अभी आ रहे हैं, इन तमाम इलाका में बस रहे। कौन इलाका भाई, तो सुतका, गेडोर, मांडा, दैमाबाद और आलमगीरपुर के ये बीच वाला इलाका। क्या यही बीच वाला इलाका में ही केवल हड़प्पा का क्षेत्र है? नहीं। अगर अब तक सवाल आ रहा होगा कि सर इसी में नहीं और है, तो हम मानते हैं भाई सोरतुखई जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है, और उसका क्या इतिहास है वो भी बरहमा के इसी एनसीईआरटी में पढ़ना है, तो उसमें भी चर्चा करेंगे। ये मोटा मोटी एक बाउंड्री है त्रिभुजा का, ठीक है, कि इसके बीच में आते हैं। इसके बाहर में भी कई क्षेत्र मिले हैं, और अगर और आगे खुदाई हो तो तमाम जगह मिल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे। हाँ, लेकिन इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलते। ऐसा कहा जाता है कि 3200 के बाद 2600 और 2600 आते आते ये लोग जो हैं वो मुख्य रूप से सब चीज सीख गए थे कि शहर बनाना है तो पहले जो है वो चौड़ी सड़कें बना देना, सड़क के किनारे नालियां बना देना, और फिर बाद में हम मकान बनाएंगे। मतलब जो विकसित हड़प्पा पढ़ते हैं वो यहाँ के जो निवासी हैं, लोग हैं, वो 2600 ईसा पूर्व आते आते सीख चुके थे। और हड़प्पा का साक्ष्य कब तक मिलता है, तो 1900 ईसा पूर्व तक मिलता है। और फिर ऐसा देखा जाता है कि भाई अब जो है ये लोग ध्यान रखेंगे कि ये 1900 के बाद जो है इन लोगों के बारे में फिर कुछ विशेष जानकारी हम लोग को नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो 1900 के बाद का जो समय होगा उसको कहेंगे हड़प्पा का पूर्ववर्ती भाग। क्या कहेंगे भाई, पूर्ववर्ती भाग, ठीक है। तो ये उत्तर का भाग आप इसे कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा का उत्तरी भाग कब हो जाएगा, तो 1900 से लेकर करके और आपका ध्यान रखेंगे ये 1700 1600 का जो टाइम पीरियड है, मतलब जब तक वैदिक सभ्यता नहीं आ जाता। तो वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व में बना है, तो वैदिक सभ्यता से पहले आप 1900 से 1700 1600 के आसपास आप लगभग टाइम ले सकते हैं। ये जो भाग है वो हड़प्पा का उत्तर काल है। मतलब इस समय कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, लगभग धीरे धीरे ये सभ्यता नष्ट हो रहा है। कभी बाढ़ के झोंके से अनुमान लगता है, तो कभी लगता है कि कोई महामारी फैल गई होगी, तो कभी ऐसा भी लगता है कि भाई यहाँ पे कोई आक्रमण भी हुए होंगे, क्योंकि उस सब चीज का एक एविडेंस निशान भी मिलेगा, ठीक है। तो तमाम चीजों के बारे में लगता है कि इसके बाद हड़प्पा खत्म। तो हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, इसे नाम देते हैं इतिहासकार, इसे कहते हैं विकसित हड़प्पा। कौन सा हड़प्पा कहते हैं भाई मेरे, तो इसे विकसित जो है वो आपका हड़प्पा कहा जाता है। तो विकसित हड़प्पा का समय काल क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। अब कई लोग को लग रहा है कि ईसा पूर्व क्या है, तो ये जो समझते हैं वो वीडियो को स्किप कर लेंगे, नहीं तो सुनिए। ईसा पूर्व को कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं, बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे भी बुक्स में दिया है। और ईस्वी को हम लोग जो है वो कहेंगे शॉर्ट में एडी, अंग्रेजी में एडी लिखेंगे। इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, ये मन के है, वो बांट है ना, सब तमाम तरह की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आइए, बुक्स में भी बातें दी गई है ताकि बुक्स के भी बातें हमको बाद में नहीं पढ़ाना पड़े, यहीं पे जो है वो आपका क्लियर भी होता जाए। 1 मिनट का टाइम दीजिए, चलिए यहीं पे आप समझ जाएंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बात ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसको क्लियर हो जाने दीजिए, है ना। और ये रहा, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब बात ध्यान सुनेंगे। ये ईसा पूर्व जो हम लोग लिखते हैं ना, ईसा पूर्व, है ना, तो ईसा के पूर्व, तो ईसा को क्या कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, और बाइबल वगैरह 10वां में भी आप लोग पढ़े होंगे, 10th के भी हिस्ट्री में पढ़ना था, है ना। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है, और तमाम तरह के घटना, मार्टिन लूथर और पोप, ये सब आप छापाखाना वगैरह में पढ़े ही होंगे। अब बात ध्यान से सुनेंगे। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले वर्ल्ड में जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म है, ठीक है, और ये पूरे दुनिया का डेटिंग जो होता है वो कहीं ना कहीं ईसा मसीह को ही आधार बना के होता है कि ईसा मसीह के जन्म के, मान के चलिए कि ईसा मसीह के जन्म को 0 मान लिया जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले भी तो कुछ हुए होंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5, पिछले साल 2025 और इस बार 2026 और फिर 2027, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पहले के इसको घटाते क्रम में लिख रहा है, क्योंकि अब इसमें भी बहुत वाद विवाद की चीज है कि कब से इतिहास आ रहा है कोई नहीं जानता है, तो घटाने के क्रम में इतिहासकार लिख देता है। तो ईसा मसीह के जन्म को यहाँ पे 0 मान लिया जाता है, समझ के बाद। और ईसा मसीह के जन्म के पहले, मतलब ईसा को क्राइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं। तो ईसा के जन्म के पहले, तो पहले को कहते हैं बिफोर, के पहले को क्या कहते हैं, बिफोर, ठीक है। तब बिफोर क्राइस्ट, यानी बी से आपका शॉर्ट में बिफोर, और ठीक है, क्राइस्ट से आप लोग बीसी। तो ये शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं, तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं बीसी। क्या लिखेंगे, बीसी। तो याद रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो होता है उसे कहेंगे बीसी, ठीक है, यानी आप इसे ईसा पूर्व हिंदी में कहेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो आगे बढ़ते क्रम में जो घटनाएं हैं उसे कहते हैं ईसवी। क्या कहते हैं, ईसवी। क्लास 10th में आपको जो है वो, क्लास 10th में आपको ईसा पूर्व की बातें
में ज्यादा पढ़े ही नहीं, क्योंकि बहुत कम से आपको घटनाएं थे, बहुत कम चीजें जानने था ईसा पूर्व में, ज्यादा तो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे थे, तो इधर की चीजें। लेकिन यहाँ 12th में ईसा पूर्व से ही आपका इतिहास शुरू हो रहा है। खास करके हड़प्पा की बातें कर लेंगे तो मान के चलिए 3200 से 2600 ईसा पूर्व आरंभिक हड़प्पा, फिर 2600 से घट करके 1900 आते आते ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं विकसित हो गए थे, है ना। तो ये सब आपका ईसा मसीह के जन्म के पहले की चीजें ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कितना साल हो गया भाई, तो अगर देखें तो 2500 साल इधर, जीरो से पहले 2500 साल, और अगर आज देखेंगे तो आज भी अगर 2000 प्लस ही है, तो अगर 2000 प्लस एवरेज भी बात कर लेंगे तो आज से 4500 साल पहले, याद रखेंगे आज से 4500 साल पहले, 4500 वर्ष पूर्व जो है ये सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हड़प्पा की सभ्यता। एक एक जगह क्या क्या चीजें मिला है हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आज मोटा मोटी आपको यही जानकारी देना है कि हम लोग जो हड़प्पा पढ़ते हैं उसे कहते हैं विकसित हड़प्पा। उसका समय काल है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो है वो आपका ईसा पूर्व है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या है भाई, तो ईसवी है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। अब आपको मेन चीज, अगर कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि खाली फोटो बना दिए हैं एनसीईआरटी के, ले लिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि पढ़ाते हैं, और कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, हमें कुछ भी समझ में जो है नहीं आ रहा है। ऐसी चीजें आपको हो सकती है, कोई भाई बड़ी बात नहीं है भाई। तो अब हम लोग देखेंगे, है ना, एक मिनट थोड़ा सा आप समय दे दीजिए भाई, और बड़ा कर दें। चलिए अब तो दिख ही जाएगी, कट जा रहा है, अब दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पे सबसे पहले आप बुक्स निकालेंगे तो आपको मुहरे के बारे में जो है जानकारी लेना है। अभी मुहरे के बारे में हम आपको पढ़ा देंगे, बुक की बातें क्या है भाई। तो देखिए जितने भी खुदाई हुआ है, कैसे खुदाई हुआ, कहाँ पहले खोज हुआ, ये सब हम लोग आराम से एक एक जगह के बारे में करेंगे। हड़प्पा के खुदाई हुआ, कौन किया, क्या हड़प्पा से मिला है, तमाम जगह। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, खुदाई के दौरान एक बहुत ही प्यारा सा चीज मिला है, इसे कहते हैं मुहरे। क्या कहते हैं, मुहरे। अब ये मुहरे क्यों होते थे, ध्यान से समझिएगा। मुहरे को ही अंग्रेजी में सील कहते हैं। क्या कहते हैं, सील। और ये मुहरे बनते थे किससे, तो एक पत्थर होता था जिसे सेल खड़ी पत्थर कहते हैं। याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं भाई, तो इसे सेल खड़ी पत्थर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो लिखी गई होगी। ये पहले तो आपको याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। तो अगर प्रश्न आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु कौन से हो जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें मिले हैं, वस्तुएं, मनके वगैरह, ईंटें, तमाम तरह की चीजें मिले हैं, लेकिन उनमें सबसे विशिष्ट की अगर बात कर लेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपका हड़प्पाई मुहरे। कौन हो जाएंगे, हड़प्पाई मुहरे। अब ये किस चीज के बने होते थे, तो समानता अगर बात करेंगे तो ये सेल खड़ी नामक पत्थर का जो है वो बना होता था। ध्यान से सुनेंगे, ये सेल खड़ी नामक पत्थर के क्या होता था, तो बना होता था। अब इसमें सेल खड़ी पत्थर जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाएगा, लेकिन ब्राइटनेस इतना ज्यादा है कि आंख जो है हम झेल नहीं पा रहे, लेकिन बातें ध्यान सुनेंगे। ये किस पत्थर के बने होते थे, तो ये सेल खड़ी नामक पत्थर के बने होते थे। अंग्रेजी में बात कर लेंगे तो सेल खड़ी पत्थर को ही सॉप स्टोन कहते हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, तो सॉप स्टोन कहते हैं। स्टोन का मतलब पत्थर ही होता है, ध्यान से सुनेंगे, तो इसे सॉप स्टोन कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सॉप स्टोन को। इसे ही अलग और नामों में घिया पत्थर के नाम से जानते हैं। ये बुक्स में ये बातें नहीं है, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। तो नरम पत्थर हुआ करता था, जिस पत्थरों को काट काट के तराश तराश कर करके और इसमें कुछ जानवरों का चित्र उकेर दिया जाता था, और इस तरह से कुछ लिपियां जो है वो लिख दी जाती थी। अब ये जो लिपियां हैं, ये लिपि जो है वो पढ़ नहीं पाई, क्योंकि हड़प्पाई जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं गया, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। तो इसमें कुछ लिपियां होते थे, कुछ जानवरों का सिंबल है। अब ये कौन सा जानवर है भाई, तो कहा जाता है कि ये यूनिकॉर्न है। याद रखेंगे ये क्या है भाई, तो यूनिकॉर्न है। ये यूनिकॉर्न जो है वो अंग्रेजी वर्ड है, यूनिकॉर्न जो है वो अंग्रेजी वर्ड है। इसे हिंदी में कहते हैं एक सिंग वाला जानवर। क्या कहते हैं, तो एक सिंग वाला जो है वो आपका जानवर है। अब इतिहासकार जो है वो ढूंढने का प्रयास किया, चूंकि हड़प्पा में जितने मुहरे मिले हैं उसमें 75% से अधिक मुहरे जो है वो कहीं ना कहीं इन मुहरे पे एक ही जानवर पाए गए हैं, जिसे एक सिंग वाला जानवर कहते हैं। लेकिन ऐसे हड़प्पाई मुहरे में बैल का भी चित्र है, पशुपति महादेव का भी चित्र है, और अलग अलग जानवरों का चित्र भी हड़प्पा के मुहरे में है। लेकिन ज्यादातर मुहरे में अगर कोई जानवर है तो वो यही है जिसे कहते हैं एक सिंग वाला जानवर, यानी यूनिकॉर्न। अब इतिहासकार पता लगाया कि ये कहाँ है,
तो कहीं नहीं एक सींग वाला जानवरों का प्रमाण हड़प्पा में कहीं नहीं मिला। इसके अलावा चीन की सभ्यता में भी कुछ इसी तरह की बात कही गई थी कि एक सींग वाला जानवर, और चीन के सिविलाइजेशन में भी पता लगाया गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे कई लोग जो है वो कल्पना किए, जैसे कैसे हम लोग स्वर्ग कोई देखा नहीं है, गया नहीं है, लेकिन स्वर्ग की कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में जाओगे, बादल होंगे, पूरा ईश्वर होंगे, तरह तरह के तमाम तरह के परियां होंगे। जो इस्लाम वाले लोग होंगे वो कहेंगे कि 72 गो हूर होते हैं ऊपर में, है ना। तो तमाम तरह की बातें हम लोग कल्पना करते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से आप बात को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ भी एक कल्पना ही की गई है एक जानवर के, जिस जानवर को क्या कहते हैं भाई, तो उसे कहते हैं, उस जानवर को कहते हैं एक सींग वाला जानवर, जो किसमें बरामद हुआ है, हड़प्पा के मोहरे में। आप इसको देखेंगे तो ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये संभवतः नाद होगा। इसमें जो है से कि ध्यान रखेंगे, इसमें पानी होगा। आप मुर्गी फार्म में गए होंगे तो देखिएगा ऐसा ही बना होता है ना। और ऊपर में ये जो है आपका पानी, ये नाद होगा जो आपका चारा खाने वाला होगा, और यहाँ पे पानी होगा। जब चारा खाते खाते इसको प्यास लगेगा तो ये में मूड़ी डाल करके पानी भी पी लेगा। तो ये कहीं ना कहीं नाद के जैसा ही है। जैसे जानवरों को देखे होंगे कि नाद होता है, नाद में ही उसको कुट्टी पानी मिल जाता है, वो खाना खाता है। कई बार देखे होंगे कि गांव से अगर होंगे तो कि नाद में कई बार भैंस क्या करता है, उसका पेट भर जाता है तो उसको में 2 पैर मूड़ी डाल के वहीं में बोल जाता है ना। तो ये भी चीजें देखे होंगे। अब यहाँ बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो है ये जानवर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जानवर आपको दिखने में लग रहा होगा कि इधर है, मतलब इसका मुख जो है वो बाईं ओर है। मुख किधर है? बाईं ओर। लेकिन आपको ऐसा याद नहीं रखना है, इस जानवर में मोहरे में अगर पूछे कि मोहरे में एक सींग वाला जानवर या किसी भी जानवरों का मुख जो है वो किधर होता था, बाईं ओर या दाईं ओर, तो आपको कर देना है दाईं ओर। अब कहेंगे कि सर साफ साफ दिख रहा है कि बाईं ओर है, आप कह रहे हैं कि दाईं ओर होगा। तो दाईं ओर कैसे होगा, इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई पत्थर है, इतना पत्थर ले लिया गया और इस पत्थर में ऐसे उकड़ा जाता था, तो इसमें जो है वो जानवर जो है होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह से बनाए जाते थे। याद रखेंगे, जानवरों का मुख इधर है, लेकिन जैसे ही ये सील ऐसे किसी जगह पे लगा दिए जाते थे तो इसमें जानवरों का जो है वो मुख पलट करके इधर से हो जाता। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सील लगा हुआ है। और जो कि मुहर होते थे, मुहर में सील किधर होते थे, तो उसमें जानवरों का मुख दाहिनी ओर होते थे। याद रहेगा आपको। अब इस मुहरे का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे आप ध्यान से सुनेंगे। उस समय बड़े बड़े व्यापारी जो हुआ करते थे उनके पास में मोहरे होते थे। अलग अलग व्यापारियों की पहचान, उस पर लिखी हुई तमाम वर्डिंग, अलग अलग जो वर्ड होते थे वो, और उसमें बने हुए जो जानवर का पिक्चर होते थे वो। आपके इलाका में उस समय हड़प्पा में अगर आप रह रहे हैं तो आपके इलाका में सब लोग व्यापारी का काम नहीं करते थे, तो कुछ खास लोग ही व्यापारी का काम किया करते थे। और उनके पास में जो मोहरे होते थे उनसे उस इलाका के लोग जानते थे कि इस जानवर का चित्र इस मोहर में है, तो ये फलाना आदमी का जो है वो मुहर है, मतलब उसी व्यापारी का सिंबल है। ठीक है, आज चीजें आसान हो गई। अगर आप कहीं ज्वेलरी लेते हैं, कहीं सौदा लेते हैं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं तो आपको उधारी कराना है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत वो पुर्जा निकालता है, उस पर कलम से लिख देता है, साइन कर दिया, और आपको कार्बन कॉपी लगा रहता है, एक कॉपी उसमें छप गया, एक आपको स्लिप मिल जाता है। उस समय चीजें ऐसे नहीं थी। अगर आपको कहीं उधार लेना है तो आपको हम बता दें इसका प्रोसेस बड़ा लंबा था। क्या प्रोसेस है भाई, तो मान के चलो कि ये उस समय क्या होते थे कि मान करके चलिए कि आप जैसे उधार लिए तो मिट्टी का एक लेप लाया गया, मिट्टी को गीला कर करके, उसे गीला कर करके, और एक जो है वो कागज की अलग अलग तरह से उसे शेप दे दिया गया, लंबा चौड़ा त्रिभुजाकार, अपनी अपनी पसंद के, और उसे गीला वो है। और उसमें क्या किया गया कि नुकीली सिरकंडी के डंडे, तमाम नुकीले कोई चीजों से उस पे, कच्ची मिट्टी है तो उस पे वो उकेरा जाता है, लिखा भी जाता है। लिखा करके उसे ऐसे ही जो है वो आग में, भट्टी वगैरह में पका लिए जाते हैं। पकने के बाद जो भी चीजें उस पे लिखा जाता है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो दो चीजें ऐसे बनते थे, एक आपके पास में मिल जाएगा वो पका उका कर करके, और एक दुकानदार रख लेगा। जब आप उधार दे दीजिएगा तो दुकानदार आपसे वो चीजें लेगा, अपनी लेगा, दोनों पटक्के फोड़ देगा। न तो आपके पास प्रमाण रह गया कि बकाया देना है, न तो हमारे पास प्रमाण है कि हमको बकाया लेना है। समझ के बात ना। तो इस तरह की चीजें होती थी। अच्छा, मोहरे का इस्तेमाल तो यहाँ हो गया। और किसमें होता था, तो मोहरे का इस्तेमाल सील लगाने में, ध्यान से सुनेंगे किस तरह होता था कि जैसे मान के चलिए कि ये इंडिया है और भारत के बाद इधर भी एक सिविलाइजेशन आपको बताएंगे आगे कि इधर दजला फरात की सिविलाइजेशन है, जिसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मान के चलिए यहाँ से कोई व्यापारी यहाँ सामान बेच रहा है, ठीक है, भेज रहा है, और वो गया नहीं, व्यापारियों, कुछ व्यापारियों को दे दिया है, नाव पे लाद करके ले गया। अब मान के चलिए कि 20 आप थैला दिए, तो कैसे पता चलेगा कि बीच में उस थैले के साथ छेड़छाड़ हो गया। मान के चलिए कि आप किसी को 5 फल यहाँ भेज रहे हैं
और उसमें से 2 फल निकाल के मार दिया कोई, समझ रहे बात। अक्सर आप देखे होंगे कि छोटे बच्चों को दे दिए कि बाबू रे ये दे देना, और उसमें 5 बढ़िया बढ़िया चीज है, बच्चा को लग रहा है कि ये तो पसंदीदा है, एक भाई निकाल के वो मार दिया, आधा आधा बांट लिया दोनों भाई। अगला भाई कहा कि भैया तू ज्यादा खा लेला, ताकि रुक छोटका अमृत एक बार निकालते हैं उनमें से तू खा लेना, धीरे धीरे खत्म कर देता है, एगो दूगो ले जाके दिया कि फलना दिया, ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके थैले के साथ में छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, इसका प्रमाण कैसे होगा? तो इसका प्रमाण देखिए कैसे होता है। जैसे इसमें मान के चलिए कि आपका एक थैला है, मान लीजिए कि थैला के ऊपर में जो मुख होता है, ऊपर में थैला झोला बोना जो भी हो, उसके मुख पे जो है बांध दिया रस्सी से, आराम से रस्सी से बांधने के बाद इसको मिट्टी का लेप से थाप दिया, चारों तरफ मिट्टी साट दिया, और मिट्टी साटने के बाद उस मिट्टी पे कच्ची मिट्टी का लेप थाप करके उसमें सील लगा दिया, मुहरे लगा दिया, मुहरे छप गए, कुछ देर के बाद में वो सूख गए। ऐसे ऐसे सभी थैलों को नाव में लाद लिए जाते थे, और यही नाव में जब लाद करके और जब अगले किसी सिविलाइजेशन में जब ये गया, तो वहां पे अगर इसमें क्रैक आ गया है, ये टूट फूट गया है, तो समझ जाता है कि थैले के साथ छेड़छाड़ हुआ है। अगर एक क्रैक नहीं हुआ है, तमाम सुरक्षित है, तो मतलब है कि बीच में इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो तमाम तरह के इस मुहरे का इस्तेमाल होता था। ये मुहरे के बारे में फटाफट से पढ़ते हैं। संभावना ऐसा लगाया जाता है, संभवतः हड़प्पा या सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें विशिष्ट पुरावस्तु के रूप में ये था। और ये किस पत्थर का बना होता था? तो सेल खड़ी, यही पहले हमको दिख नहीं रहा था ब्राइटनेस की वजह से। तो ये किस पत्थर का है? सेल खड़ी। आपको बताया एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कि सेल खड़ी पत्थर को ही नरम पत्थर और घिया पत्थर अंग्रेजी में सॉफ्ट स्टोन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन पर मुहरे पर सामान्यतः रूप में जानवरों का भी चित्र होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये तो यूनिकॉर्न है, इसके अलावा बैल है, अलग अलग जानवर जो है वो पाए गए। एक ऐसे लिपि, ध्यान से सुनेंगे, जिसपे उस पे उकेरी गई है, उत्तीर्ण की गई है, उकेरा गया है, ये लिपि है। इसको पढ़ा वढ़ा नहीं गया है, ठीक है, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। फिर भी हम इसे उस क्षेत्र में, उस समय में बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुएं, जैसे उनके मकान है, आवास है, मृद भांड मिट्टी के बर्तन है, इसके अलावा उनके द्वारा प्रयोग किए गए आभूषण है, या कोई औजारों का वो इस्तेमाल करते होंगे, तथा मुहरे एक दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम के रूप में, भाई ये है, यहाँ से जानकारी मिलता है। ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है तो आपको बताएंगे, अभिलेख के बारे में, शिलालेख के बारे में और पुरातत्व के बारे में, ठीक है। तो ये आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। बस ये जानिए कि जमीन के नीचे से जो भी हम खोदें और उनके द्वारा प्रयोग की गई जो वस्तु है उसे जो निकाले वो पुरातात्विक साक्ष्य है। इस पे हम लोग डिटेल से हम लोग बात करेंगे। ASI का गठन भारत में कब होता है, ठीक है, कौन करता है, पहले डायरेक्टर कौन रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगले दिन देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक, मतलब ये खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। मतलब ये कैसे समान के आधार पे जो है कुछ वस्तुएं मिले हैं पुरातात्विक चीज, उनको आधार बनाते हुए ये कुछ चीजों को जानने का एक कहीं कहीं प्रयास करते हैं, खोज करते हैं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा नहीं भी होता है, ठीक है। निश्चित रूप से इस सभ्यता में कई पहलू आज हम हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हम लोग इनके बारे में बहुत सारी चीजें की जानकारी हमें नहीं मिलता है, और ऐसा लगता है कि लंबे समय में भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है कि आज जो वस्तु का अनुमान लगाते हैं, कोई जरूर नहीं कि उस वस्तु का उपयोग वो लोग वैसे ही करते हैं। जैसे सिंपल में बता दें कि अगर हम कहें कि लोटा का मिला हमको और हड़प्पा का लोटा मिला, तो आप कैसे कहिएगा कि भाई लोटा है तो लोटा से हम लोग पानी पीते हैं। जरूर नहीं है कि सारे लोग लोटा से पानी पीते हैं, कई जगह पे लोटा से पानी नहीं पिए जाते हैं, कई लोग ग्लास का यूज करते होंगे या अलग अलग कोई बर्तन का यूज करते होंगे, समझ रहे बात ना। तो ये ऐसा कई बार जो अनुमान लगाना है वो कहीं ना कहीं बेकार भी शामिल हो जाता है, ऐसी नहीं है, उसमें अलग चीजें थी, मतलब बदलाव। तो ये हड़प्पा के मुहरे के बारे में पढ़ लिए, क्वेश्चन आएगा हड़प्पाई मुहरे के बारे में लिखे, तो आप लिखिएगा हड़प्पाई मोहरे जो है वो सेल खड़ी नामक पत्थर के बने होते थे। 75% से अधिक मोहरे पे यूनिकॉर्न यानी एक सिंग वाले जानवरों का साक्ष्य है। इन मोहरे के ऊपर में जानवरों के चित्र और उसके ऊपर में कुछ लिपियां जो है वो बनाई गई। इसमें जो लिपियां है वो हड़प्पाई लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐसे आप आराम से लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक एक नोट्स पे हम लोग करेंगे, तो अगली बार धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आराम से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।